गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने अलाउंसेस एंड डिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था। सैलरी हेड जो है उसमें आपको टैक्स कब लगता है? व्हेन देयर इज एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है आपको टैक्स तो लगेगा बट नॉट अंडर द हेड सैलरी। थोड़ा सा याद करो, अगर पार्टनर्स की हम बात करें तो पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म कहां टैक्सेबल होगा? फैकल्टीज को जो रेम्यूनरेशन मिलता है फ्रॉम कोचिंग क्लासेस एंड एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल होगी अंडर अदर सोर्सेस। सैलरी हेड में आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में सैलरी ड्यू होगा या विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा था 89 करके। क्या था 89 के अंदर? कॉन्सेप्ट क्या था? रिलीफ। तो अब आपको अगर क्या मिला है? अरियर्स ऑफ सैलरी। व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी? सैलरी ऑफ रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन एडवांस सैलरी मिला है, दैट इज सैलरी ऑफ अगेन रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन। अब यही इनकम्स पे अगर आप लोगों को पास्ट ईयर या फ्यूचर में टैक्स लग जाए तो आपका टैक्स कम होगा। आपको करंट ईयर में टैक्स लग रहा है, इसकी वजह से आपका टैक्स ज्यादा है। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि यू आर पेइंग हायर अमाउंट ऑफ टैक्स इन करंट ईयर एंड अगर यही इनकम पास्ट ईयर्स में टैक्सेबल हो जाती तो आपको टैक्स कम लगता, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ। टोटल वहां पे कितने स्टेप्स थे कैलकुलेशन में? 7। करंट ईयर की इनकम ले लो, उसमें अरियर्स ऐड करो और टैक्स निकालो, फिर अरियर्स हटा के टैक्स निकालो। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? 1 - 2। स्टेप नंबर 4 में आप जिस साल की इनकम है उस साल का इनकम ले लो और अरियर्स ऐड करके टैक्स निकालो। एंड स्टेप नंबर 5 में सिर्फ उस साल की इनकम पे टैक्स निकालो। 6 हो जाएगा 4 - 5। एंड स्टेप नंबर 7 क्या होगा? 3 - 6। फिर हमने स्टार्ट किया था अलाउंसेस से। अलाउंसेस मतलब कहना इसे एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब अगर पहला ही सेक्शन हम बात करें तो सेक्शन नंबर था 10(7) जिसमें 3 कंडीशंस थी। कंडीशन नंबर 1, एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय कौन होना चाहिए? रेंडरिंग सर्विसेज। अगर ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाएगी तो फिर जो भी अलाउंस मिलेगा एंड जो भी परक्विजिट मिलेगा, कहना इसे सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर हमने कल डिस्कस किया था 10(13)(a) हाउस रेंट अलाउंस। पहले तो हाउस रेंट अलाउंस मिला, कहां लिखोगे आप? इनर कॉलम। कितनी लिमिट्स है वहां पे? पहला 50% ऑफ सैलरी और 50% कब? 40%। कितनी मेट्रो सिटीज है? पहला अच्छा। उसके बाद सेकेंड लिमिट था एक्चुअल अमाउंट रिसीव एंड थर्ड लिमिट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का मतलब क्या लेना है यहां पे? तो इट इज बेसिक सैलरी इन टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये 3 चीजें आप सैलरी के डेफिनेशन के अंदर लोगे। अब फ्रेंड्स अगर समझो कि आपकी सैलरी, रेंट या लोकेशन चेंज हो जाती है तो याद करो, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ब्लॉक्स बना के। सो आप ब्लॉक्स बनाओ एंड कैलकुलेशन करो कि कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा। सो ये हमने एचआरए में डिस्कस किया था। अच्छा, एचआरए का बेनिफिट आपको मिलेगा ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 10(14) सब क्लॉज 1 जिसमें टोटल कितने अलाउंसेस थे? 7। पहला कन्वेयंस, यू से यूनिफॉर्म, टी से, एच से, ए से एकेडमिक परस्यूट अलाउंस, आर से एंड डी से। अब ये अलाउंस अगर आपको मिला एम्प्लॉयर से और समझो 30,000 मिला है तो आप 30,000 को इनर कॉलम में लिखोगे। अब समझो कि आपका जो एक्सपेंस हुआ है ना वो 25,000 हुआ है तो आपका एग्जम्पशन कितना होगा?
अगर आपका एक्सपेंस 35 हुआ है तो इसका मतलब जितना अलाउंस मिला या फिर जितना खर्चा हुआ, दोनों में से विचएवर इज लोअर, उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने 5 अलाउंसेस डिस्कस किए थे 10, 14, 2 के अंदर। थोड़ा सा याद करो, उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जम्पशन मिलेगा पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। फिर हॉस्टल में सेम 300 लिमिट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसमें कितना एग्जम्पशन था पर मंथ, बट वो बेनिफिट किसको मिलेगा, हैंडीकैप को ही मिलेगा। और ये जो 3200 वाला है ये आपको ऑप्शनल और डिफॉल्ट दोनों में मिलेगा। अच्छा, ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना था, 200 रुपया पर मंथ। एंड रनिंग अलाउंस करके था जो 70% ऑफ अलाउंस और पर मंथ विचएवर इज लोअर। आया याद आप लोगों को? अच्छा, वो जो कट हार्ड करके 7 अलाउंसेस थे, उसमें से डिफॉल्ट स्कीम में कौन कौन से मिलते थे? सी, टी एंड डी, कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड डेली। और इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस मिले सारे क्या हो जाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद हम लोगों ने डिडक्शंस पढ़े थे। डिडक्शन में पहला तो 115 बीएसी डिफॉल्ट स्कीम में कहने से आपको एक ही डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना था वो? और ऑप्शनल स्कीम में सेकंड डिडक्शन एंड थर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम। सेकंड डिडक्शन था एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो मिलेगा किसको? उसमें 3 लिमिट्स थी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, सेकंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड 5000 रुपीज पर एनम विचएवर इज लोअर। एंड लास्ट जो था वो था प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपको ड्यू बेसिस पे मिलेगा कि पेमेंट बेसिस पे? अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स आप पे किसको करते हो? स्टेट गवर्नमेंट को। और कभी कभी ऐसा हुआ कि प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो आप क्या करोगे, पहले ऐड करोगे और फिर सबट्रैक्ट करोगे। याद आया? अब हम लोगों को स्टार्ट करना है विथ नोट नंबर 2। क्या है नोट नंबर 2? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। चलो ध्यान देना, अब हमें पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो आज डिस्कस करना है वो है ग्रेच्युइटी। बोलो क्या है पहला? ग्रेच्युइटी। अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, समझो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। आपने 10 साल, 15 साल या 20 साल वो ऑर्गेनाइजेशन को डिवोट किया। अब 10-15 साल बाद आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो, तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको एम्प्लॉयर एक अमाउंट देता है और उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेच्युइटी। क्या बोलते हैं उस अमाउंट को? ग्रेच्युइटी। अब अगर आपको ग्रेच्युइटी मिला है तो हम आपको एग्जम्पशन देंगे, और ये एग्जम्पशन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। मैंने आपको कल भी शायद बोला होगा कि जब भी आपके सामने सेक्शन 10 आ जाए कुछ ना कुछ एग्जम्प्ट होने वाला है। सो जो ग्रेच्युइटी है इसका आपको एग्जम्पशन मिलेगा। कौन से सेक्शन में एग्जम्पशन मिलेगा? 10 सेक्शन 10 क्लॉज 10 के अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पे। पहला कॉन्सेप्ट बराबर से सुनो। समझो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल हो गए काम करते करते। अब 15 साल बाद आपको कुछ पैसों की जरूरत थी। आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए और आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मैं 15 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, एक काम करो आप मुझे ये 15 साल का जो भी ग्रेच्युइटी बनता है ना वो मुझे दे दो, वो मुझे आप दे दो। पर आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ नहीं रहे हो, आप अभी भी वही ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम
कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया क्या कि मुझे ग्रेचुइटी चाहिए, ये 15 साल जो मैंने काम किए उसके बदले में। अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव की है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, मतलब आप वो ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी काम कर रहे हो और आपको ग्रेचुइटी मिला है, then understand you will not get any exemption under section 1010. Any gratuity which is received during service period is fully taxable. So directly you will write in outer column. तो सर ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है? तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं 10-10, वो आपको अप्लाई तभी करना है व्हेन यू आर रिसीविंग ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बोलो कब मिला ग्रेचुइटी? रिटायरमेंट के वक्त मिला ना, मतलब आप वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हो, तभी जो आपको ग्रेचुइटी मिलेगा ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 1010 बनाया है। अब सेक्शन 1010 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? बोलो 3। आपको यह चेक करना है कि ग्रेचुइटी कौन से एम्प्लॉई को मिल रहा है। बोलो ग्रेचुइटी मतलब क्या ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिल रहा है, कि फिर ग्रेचुइटी ऐसे एम्प्लॉई को मिल रहा है हु इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, पोगा एम्प्लॉई, दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, या फिर नॉन पोगा एम्प्लॉइज को मिल रहा है, दैट इज अदर एम्प्लॉइज को। किसको ग्रेचुइटी मिल रहा है ना, पहले वो देखो। अगर ग्रेचुइटी किसको मिला है तो प्रोविजन डिफरेंट है। अगर ग्रेचुइटी किसको मिला? पोगा एम्प्लॉई। अब पोगा मतलब क्या है? पेमेंट ग्रेचुइटी एक्ट। ध्यान से सुनो, पोगा एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? अब है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, देन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज applicable to organization, and all the employees who are working in that organization, they'll compulsorily receive gratuity at the time of retirement. तो ऐसे एम्प्लॉइज को हम बोलते हैं पोगा एम्प्लॉइज। अंडरस्टैंड, एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय, एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, एंड एम्प्लॉइज हु आर एम्प्लॉयड इन सच ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज पोगा एम्प्लॉइज। And if suppose number of persons employed in an organization are less than 10, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोगों से कम काम कर रहा है, तो ग्रेचुइटी एक्ट इज not applicable to organization, but employer he can voluntarily pay gratuity to his employees, that is non-poga employees. बैठ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है? आपको क्या चेक करना है रिटायरमेंट के वक्त? कि ग्रेचुइटी कौन से एम्प्लॉई को मिला है। क्या ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिला है, कि क्या ग्रेचुइटी पोगा एम्प्लॉई को मिला है, कि क्या ग्रेचुइटी नॉन पोगा एम्प्लॉई को मिला है, ये आपको चेक करना है। अब समझो, अब अपन प्रोविजन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कौन सा ग्रेचुइटी है विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ, अच्छा अगर आपको ग्रेचुइटी मिला ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, क्या हो जाएगा? लाउडर। सो ये प्रोविजन कब अप्लाई करना है? व्हेन ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त मिला तब। अब अगर ग्रेचुइटी मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, किसको मिला? नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिला, देन ग्रेचुइटी इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 5 लाख ग्रेचुइटी मिला है, किसको? तो आप 5 लाख लिखोगे इनर कॉलम में, लेस करोगे एग्जम्पशन इनर कॉलम में, एंड बैलेंस टैक्सेबल 0 आउटर कॉलम में जाएगा।
अब अगर क्वेश्चन में दिया है कि ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड बाय पोगा एम्प्लॉय या नॉन पोगा एम्प्लॉय, तो अब है ना पोगा एंड नॉन पोगा में दोनों जगह पे 3 लिमिट्स हैं। बोलो कितनी लिमिट्स हैं? 3 लिमिट्स है दोनों जगह पे। तीनों में से आप सिलेक्ट कौन सा करोगे? विच एवर इज लोअर एंड विच एवर इज लोअर। जैसे कल एचआरए में 3 लिमिट्स थी, वैसे यहां पे भी 3 लिमिट्स है। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ तीनों लिमिट में से एक लिमिट क्या होगा? थोड़ा सा याद करो। एक्चुअल, समझो आपको ग्रेचुइटी मिला है 6 लाख, तो हाउ मच एग्जम्पशन मैक्सिमम इज पॉसिबल? कैन आई से 6 लाख? उससे ज्यादा तो एग्जम्पशन पॉसिबल ही। सो दोनों जगह पे एक लिमिट तो आ गई, एक्चुअल अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट। अब दोनों जगह पे थर्ड लिमिट की बात करते हैं। दोनों जगह पे थर्ड लिमिट है मैक्सिमम 20 लाख। बोलो कितना मैक्सिमम? आगे मैं लिख रहा हूं ओवर लाइफ टाइम। बोलो क्या? ओवर मैक्सिमम 20 लाख ओवर लाइफ टाइम। मैक्सिमम 20 लाख ओवर, ये मैक्सिमम एग्जम्पशन है 20 लाख। अब ओवर लाइफ टाइम का क्या मीनिंग है वो थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करता हूं। तो अब देखोगे तो तुम्हें ऐसे तो लिमिट कौन सी याद रखनी पड़ेगी? सिर्फ लिमिट नंबर 1, क्योंकि दोनों जगह पे सेकेंड लिमिट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दोनों जगह पे थर्ड लिमिट क्या है? मैक्सिमम 20 लाख। तो अब बचा क्या? लिमिट नंबर 1। अब लिमिट नंबर 1 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान देना सब लोग। पहले तो नॉन पोगा में 15 डिवाइड बाय 30 करना है। यहां पे क्या करना है? बोलो 15 डिवाइड बाय 30। 15 डिवाइड बाय 30 मतलब क्या हुआ? हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। एवरेज मतलब आप क्या करोगे? 10 महीने की सैलरी लोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे तो यू विल गेट 1 मंथ सैलरी, बट दैट 1 मंथ सैलरी इज एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी। सुन रहे हैं सब लोग? आप क्या कर रहे हो? हाफ मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? सैलरी से। मतलब ये इस इतनी पार्ट का मतलब क्या हो चुका? कैन आई से इट इज हाफ मंथ सैलरी? और कुछ नहीं हो, ये इसका मतलब क्या हुआ? इट इज हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ सैलरी कितने साल आपने वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उससे मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। इट इज 15 डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इंटू आपने कितने साल वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। हर साल जितने साल आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, हर साल के लिए हाफ मंथ की सैलरी इज एग्जेम्प्ट। हाफ मंथ की सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। कितने सालों के लिए हाफ मंथ सैलरी एग्जेम्प्ट होगी? जितने साल आपने काम किया। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा इसका इतने का मीनिंग क्या हुआ? इट इज हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ सैलरी आपकी एग्जेम्प्ट हो रही है कितने सालों के लिए? तो जितने साल आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा उतने साल। अब ध्यान से सुनना, अब ये तो हो चुका नॉन पोगा। पोगा में क्या लिमिट है? ध्यान से सुनो, पोगा में लिमिट नंबर 1 15 डिवाइड बाय 26। क्या क्या क्या? मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। अब इसका भी मीनिंग सेम ही है। यहां पे भी मीनिंग सेम ही है। ये लोग भी क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये दिस इज हाफ मंथ सैलरी, बट इधर है ना एग्जैक्ट हाफ नहीं हो रहा है, उधर एग्जैक्ट हाफ हो रहा है। सुनते जाना। अब इधर क्या किया हमने? 15 डिवाइड बाय 26। तुम समझो ये जो लिमिट है ना, ये वाली लिमिट, ये कहां से आई है पता है? ये ग्रेचुइटी एक्ट से आई है। मतलब अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट भी देखोगे ना
तो उसमें सेम कैलकुलेशन वहां पे दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, वहां पे आप रीड करोगे ना तो उन्होंने बोला है कि हम यहां पे हाफ, एग्जैक्ट हाफ नहीं रह रहे, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन अ मंथ 30 डेज होते हैं, बट वर्किंग डेज तो कहने से सिर्फ 26 ही होते हैं, 4 संडेज होते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं 15 डिवाइड बाय 26। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। आप 15 डिवाइड बाय 26 को सैलरी से मल्टीप्लाई करोगे और 15 डिवाइड बाय 30 को सैलरी से मल्टीप्लाई करोगे, कहां पे आपका अमाउंट ज्यादा आने के चांसेस है, पोगा के केस में कि नॉन पोगा में? पोगा में। क्यों पता है? क्योंकि गवर्नमेंट भी यही बोलता है कि हम ज्यादा एग्जम्पशन ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो एक्ट के अंदर कवर्ड है, और जो एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है उनको हम कम एग्जम्पशन देना चाहते हैं। और इसीलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 15 डिवाइड बाय 26 कर रहे हैं इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, और यहां पे हम कर रहे हैं 15 डिवाइड बाय इंटू एवरेज सैलरी ऑफ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। बैठ रहा है दिमाग में? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या लेना है यहां पे, क्या लेना है बोलो? लास्ट ड्रॉन सैलरी। क्वेश्चन आ रहा है सर सैलरी में क्या लेना है अपने को? कल जैसे अपन एचआरए में पढ़ा था, सैलरी क्या लेनी थी? बेसिक, डीए टर्म्स एंड कमीशन विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ। यहां पे सैलरी का मतलब क्या? तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस बोथ, दैट इज इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स। दोनों के दोनों डियरनेस अलाउंस आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। और एक चीज, कमीशन लेना, कमीशन लेना नहीं है। और इधर आपको लेना है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। तो वापस से सैलरी का मतलब क्या? तो यहां पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड कमीशन विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। 3 चीजें लेनी है सैलरी के अंदर। पहला, सेकेंड, एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्न। अच्छा, इधर अपने को निकालना क्या है वापस से? कितने महीने का? अब क्वेश्चन क्या आता है, कौन से 10 मंथ्स? ये 10 मंथ्स कौन से? तो ध्यान से सुनना, 10 मंथ्स preceding the month of retirement। बोलो, preceding the month of retirement। तो समझो आप रिटायरमेंट ले रहे हो ऑन 17 दिसंबर 2024, तो आप 10 महीने कौन से लोगे? तो आपको समझ रहा है, दिसंबर मंथ को इग्नोर करो, नवंबर से लेके बैकवर्ड जाओ 10 महीने। अब वो 10 महीने का क्या लोगे? बेसिक सैलरी। वो 10 महीनों का क्या लोगे? डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। और वो 10 महीनों का क्या लोगे? कमीशन। और डिवाइड करोगे बाय 10, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एवरेज। थोड़ा सा भी दिमाग चला, अगर हर एक महीने का बेसिक सैलरी, डीए टर्म्स एंड कमीशन सेम है तो टाइम पास मत करना, मल्टीप्लाई बाय 10 करके डिवाइड बाय 10। तुम्हें समझ में आ रहा है एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा कब? जब आपकी सैलरी पिछले 10 सालों में कभी चेंज हुई है तो मतलब है, नहीं तो तुम्हारा जो 1 महीने का सैलरी होगा वही तुम्हारा 10 महीने का एवरेज हो जाएगा, इफ देयर इज नो चेंज। अरे समझा? सो आपको 10 मंथ्स, कौन से 10 मंथ्स लेने हैं बोलो? प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तुम थोड़ा सा अगर और दिमाग चलाओगे, देखो इधर हमने 15 डिवाइड बाय 26 किया, इधर हमने 15 डिवाइड बाय 30 किया। मैंने क्या बोला? पोगा एम्प्लॉइज को अपने को ज्यादा बेनिफिट देना है एज कंपेयर टू नॉन पोगा। अगर तुम नेक्स्ट देखोगे ना, जिससे मल्टीप्लाई किया है, इधर हम ले रहे हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, और हम ले रहे हैं एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। यहां पे ये भी 1 मंथ की सैलरी है, बट वो 1 मंथ है एवरेज ऑफ 10 मंथ्स, और ये लास्ट ड्रॉन कौन सी सैलरी के ज्यादा होने के चांसेस है? तो वापस से तुम देखो, हम पोगा को ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं एज कंपेयर टू नॉन पोगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट तो गवर्नमेंट को मिल गया, उसके बाद किसको मिला? पोगा को। चलो अब अपने को क्या लिखना है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ। क्वेश्चन आता है सर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब क्या? तो आपने वो ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल
काम किया वो लिखना है। बट अब एक क्वेश्चन आता है, सर अगर ऐसा हुआ कि हमने 20 साल और 4 महीने काम किया है, 20 साल और, तो अब इधर हम कितना लिखें? अगर समझो 20 साल ही काम किया होता तो 20 लिख देते हैं, बट अगर हमने प्रपोर्शनेट कुछ मंथ्स काम किया है तो क्या करना है? अब सुनो, इस चीज को अपने को राउंडिंग ऑफ करना रहता है। कैसे राउंडिंग ऑफ करना है सीखो। पोगा एम्प्लॉई एंड नॉन पोगा एम्प्लॉई। अब अगर आपने 20 साल और 4 महीने काम किया है, पोगा के केस में आपको लिखना रहेगा 20, मतलब इग्नोर 4 मंथ्स। नॉन पोगा में भी आपको लिखना रहेगा 20। अगर आपने 20 साल और 6 महीने काम किया है, पोगा में आपने वापस से लिखना रहेगा 20, नॉन पोगा में भी 20। अगर आपने 20 साल 6 महीने और 1 दिन काम किया है, मतलब 6 महीने से काम बढ़ गया, तो फिर आपको पोगा में अब करना पड़ेगा 21। बट नॉन पोगा है ना, नॉन पोगा, उसमें 20 का 20 ही रहेगा। अगर आपने 20 साल और 9 महीने काम किया है, इधर 21 और इधर 20, मतलब इधर तुम्हें समझ में आ रहा है, कंप्लीटेड ईयर को ही हम 1 ईयर मानेंगे, जबकि इधर अगर मोर देन तो हम उसको हायर साइड पे राउंडिंग ऑफ कर देंगे। आप वापस से देखोगे, कहने से पोगा वालों को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉन पोगा। 15/26 इधर है 15/30, ज्यादा बेनिफिट पोगा को मिला। लास्ट ड्रॉन सैलरी उधर है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, वापस से पोगा को ज्यादा बेनिफिट। इधर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस में राउंडिंग ऑफ करने का, उधर नहीं करने का, कहने से वापस से पोगा को ज्यादा बेनिफिट। हर बार देखोगे तो बेनिफिट किसको ज्यादा है? पोगा एम्प्लॉइज को। अब एक लास्ट पॉइंट जो अपना बचा है डिस्कशन में, वो है ओवर लाइफ टाइम। क्या लिखा है? पढ़ो, ओवर। अब ओवर लाइफ टाइम का मतलब क्या? तो ओवर लाइफ टाइम का यहां पे मतलब ये है, ध्यान से सुनना। समझो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहा हूं, मैंने उधर 10 साल काम किया, अब मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन से? ग्रेचुइटी। समझो मुझे ग्रेचुइटी मिला 6 लाख, जिसमें से एग्जम्प्ट हुआ 4 लाख, बैलेंस 2 लाख टैक्सेबल हो गया। मैंने ज्वाइन किया दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ूंगा, वापस से मैं ये 3 लिमिट्स अप्लाई करूंगा। अब ध्यान से सुनना, जो आपकी लिमिट नंबर 3 है, कौन सी लिमिट? क्या लिखा है? 20 lakhs ओवर। अब जब मैं दूसरी बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूं ना, दूसरी बार जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूं, तो मुझे जितना ग्रेचुइटी पहले मिला नहीं, पहले एग्जम्प्ट हुआ है। मिला कितना था पहले? 6 लाख। एग्जम्प्ट कितना हुआ था? 4 लाख। तो पहले कितना एग्जम्प्ट हुआ है? तो अब जब मैं सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ूंगा ना, तो मेरी थर्ड लिमिट 20 लाख नहीं होगी, 16 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मुझे जितना ग्रेचुइटी पहले मिला नहीं, एग्जम्प्ट हुआ है। क्या है? एग्जम्प्ट हुआ है, कहने से वो बार बार माइनस होता जाएगा। अब समझो मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन से 6 लाख ग्रेचुइटी रिसीव किया, उसमें से 4 लाख एग्जम्प्ट हो गया। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से 7 लाख ग्रेचुइटी रिसीव किया और 5 लाख एग्जम्प्ट हुआ। और अब मैं तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, तो तुम्हें समझ रहे, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब मैं छोड़ूंगा, तो मेरी लास्ट जो लिमिट है ना 20 लाख, वो कितनी हो जाएगी? 11 लाख। क्यों? क्योंकि पहले कितना ग्रेचुइटी एग्जम्प्ट हुआ था? 4 लाख एंड 5 लाख। जितना ग्रेचुइटी पहले क्या हो चुका है? जितना ग्रेचुइटी पहले क्या हो चुका है, वो आप 20 लाख में से क्या करते जाओगे? माइनस। वो आप 20 लाख से माइनस करते जाओगे। सो ये आपका पहला रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट हुआ। क्या है पहला रिटायरमेंट बेनिफिट? ग्रेचुइटी। पढ़ो, ग्रेचुइटी किसको मिला? क्या हो जाएगा? सेकंड किसको मिला? एंड लास्ट? दोनों जगह पे कितने लिमिट्स हैं? विच एवर इज। दोनों जगह पे सेकेंड लिमिट देखो क्या है, दोनों जगह पे थर्ड लिमिट देखो क्या है, लाइफ टाइम ऑफ असेसिंग। अब लिमिट नंबर 1 पोगा में क्या है? पढ़ो, इंटू
और इधर क्या है 15 डिवाइड बाय इंटू एवरेज सैलरी ऑफ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ। अब पोगा एम्प्लॉय में सैलरी क्या लेना है, बेसिक सैलरी प्लस अदर एम्प्लॉय में बेसिक सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अच्छा सैलरी कितने महीने का लेना है, इधर भी 1 मंथ है, बट वो 1 मंथ कैसे आएगा, 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। एवरेज करेंगे तो 1 मंथ हो जाएगा ना। एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस देखो, इधर देखो पोगा में राउंडिंग ऑफ होगा, इधर राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। एंड लास्ट में एक नोट आया है, ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग इज फुल्ली। अब ये ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या अदर एम्प्लॉय को मिले, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ये वाला प्रोविजन कब अप्लाई करोगे आप, जब आपको ग्रेचुइटी मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बोलो आया समझ में आप लोगों को। ये आपका पहला रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट हुआ। क्या है पहला रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी। चलो लिखेंगे, पे अटेंशन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15th June 2024 after completion of 26 years and 8 months of service and received gratuity of 15 lakhs. Now at the time of his retirement, his salary was basic salary 50,000, dearness allowance 10,000, 60% of which is for retirement benefits, commission 1% of turnover in last 12 months was 1,20 lakhs। 12 महीने का टर्नओवर दिया है, कुछ भी नहीं बोला होगा अगर क्वेश्चन में, तो ऐसा ही समझने का कि हर मंथ का टर्नओवर सेम है। बोनस दिया है 25,000। आप पहले तो रिक्वायर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुइटी। अपने को कोई सैलरी इनकम नहीं निकालना है, अपने को निकालना है ग्रेचुइटी कितना टैक्सेबल है। और आपको 3 इंडिपेंडेंट केसेस दिए हुए हैं। ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड not covered by payment of gratuity act, and he is a government employee। अब देखो मैं आपको एक केस बताता हूं, इसको कैसे प्रेजेंट करना है। फर्स्ट केस, केस ए, he is private sector employee and covered by payment of ग्रेचुइटी एक्ट। बराबर, ये हेडिंग हो गया। अब आप लिखोगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना मिला है 15 lakhs, और इसमें से लेस करोगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10), और जो बचा वो टैक्सेबल। इधर एग्जम्पशन के इधर लिखोगे वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में आप लिखोगे एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितनी लिमिट्स थी याद करो, 3। पहला लिमिट क्या था बोलो, पोगा में 15 डिवाइड बाय इंटू पहले आप लिमिट लिखोगे, ठीक है, और फिर वो लिमिट को यहां पे कैलकुलेट करके इधर अमाउंट लिखोगे। सेकेंड लिमिट क्या थी, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। और थर्ड लिमिट क्या थी, मैक्सिमम 20 lakhs। और फिर लिस्ट तो लिख ही दिया है तुमने, तीनों में से जो लोअर आएगा वो यहाँ पे, और टैक्सेबल मिल जाएगा। फिर सेम हेडिंग चेंज हो जाएगा, क्या, he is प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। बोलो समझा। एंड लास्ट आ जाएगा he is a गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर्मेट क्लियर है,
मुझे हर एक चीज प्रॉपरली लिखी हुई चाहिए तुम्हारे बुक में. शॉर्ट फॉर्म्स होंगे तो बुक नहीं मिलेगा फिर. सो बराबर से फुल फॉर्म, बराबर से सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो. अभी मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड होना चाहिए, ए बी एंड सी. चलो स्टार्ट. चलो अब तक आंसर आ जाना चाहिए. फर्स्ट केस में आपका एग्जम्प्ट अमाउंट 9,34,615 होगा फर्स्ट केस में, बराबर. और सेकेंड केस में आपका एग्जम्प्ट होगा 8,58,000. 8,58,000. इसमें आपका मेन तो यही है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. आपकी बेसिक सैलरी है 50,000 इंटू 10. डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, कमीशन आपका है 1,20,00,000 पे 1%. पर ये 1,20,00,000 पे 1% 12 महीने के लिए है. अपने को 10 महीने का कमीशन चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 महीने का कमीशन हुआ. तो ये 10 महीने का बेसिक, ये 10 महीने का डीए टर्म्स एंड ये 10 महीने का कमीशन, डिवाइड बाय 10 करो तो ये हो गया एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. एंड लास्ट केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. चलो कुछ भी डाउट हो तो बोलो, कुछ भी डाउट हो तो बोलो. क्लियर है यहां तक? चलो बढ़ते हैं आगे. आपका एक रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट हो गया. कौन सा था वो? ग्रेचुइटी. अब हम नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कौन सा है? पेंशन. चलो ध्यान से सुनो इधर. अभी अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना. समझो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे थे और अब आप वहां से रिटायरमेंट ले रहे हो और आपकी एज जो है वो भी अभी हो चुकी है 60 इयर्स. अब है ना, एम्प्लॉयर क्या करता है कि समझो आपने वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया इतने साल. अब एम्प्लॉयर को भी पता है कि आप 60 साल के हो चुके हो, कहीं और तो आप काम नहीं कर पाओगे, सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, पर आपके घर के खर्चे तो चालू ही रहेंगे. तो आपको एम्प्लॉयर एक अमाउंट फिक्स करता है और बोलता है कि इतना अमाउंट हम तुझे हर महीने देना चालू कर देंगे. और वो अमाउंट फिक्स कैसे करता है? तो आपने वो ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल काम किया, दूसरा अभी आपकी एज कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है. समझो आपकी एज है 60 इयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 इयर्स. इसका मतलब अभी तक आप कहने से 8 साल तक जिंदा रहोगे, ऐसा एम्प्लॉयर को लग रहा है. आपने वो ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल काम किया था और आपकी सैलरी समझो रिटायरमेंट के वक्त 2 लाख रुपया थी. तो अब ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के एम्प्लॉयर एक अमाउंट फिक्स करेगा और बोलेगा भाई जब तक तू जिंदा है हम तुझे मंथली 25,000 रुपया देंगे या हम तुझे मंथली 30,000 रुपया देंगे. ये 25,000 या 30,000 का जो अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंशन. पेंशन मिलेगी कब? जब आप रिटायरमेंट लोगे तब, क्योंकि आपकी सैलरी इनकम बंद हो जाएगी तो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी. अब ध्यान से सुनना. आपने सुना है वो एक्चुरीज करके एक कोर्स आता है. ये जो सारा कैलकुलेशन होता है ना, कितना पेंशन मिलना चाहिए, कितने सालों तक मिलना चाहिए, वो लोग ये कोर्स करते हैं ना, वो ये सब कैलकुलेशंस करते हैं. अब पेंशन जो है, पेंशन ये 2 टाइप की होती है. एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन. बोलो क्या होती है? और दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन. बोलो दूसरा क्या होता है? 2 टाइप की पेंशन होती है. पहला क्या, कौन सा पेंशन है? और दूसरा कौन सा पेंशन है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझो. 1 अप्रैल
24 से लेके 31 मार्च 25, ये आपका प्रीवियस ईयर है। समझो आपने 30 जून 24 को क्या ले लिया, रिटायरमेंट, और फर्स्ट जुलाई 24 को एम्प्लॉयर ने फिक्स किया क्या कि आपको 25,000 रुपया मिलेगा पर मंथ। कब तक मिलेगा, जब तक आप जिंदा हो तब तक। अब जो पेंशन एम्प्लॉयर फिक्स करता है मंथली, कौन सी पेंशन, मंथली पेंशन, उस पेंशन को हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। बोलो क्या बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है, मंथली पेंशन, और एल्स यू कैन से पीरियोडिक पेंशन, मंथली पेंशन या फिर। सो एम्प्लॉयर ने एक पेंशन का अमाउंट फिक्स किया, कितना, 25,000 पर मंथ। ये 25,000 पर मंथ जो आपको मिल रहा है वो कौन सी पेंशन है, अनकम्यूटेड, दैट इज मंथली पेंशन। अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली। अब ये अमाउंट आपको मिलता जाएगा, कब तक मिलता जाएगा, जब तक आप जिंदा हो तब तक। लेकिन हुआ ये 1 फेब 2025 आया, कौन सी डेट आ गई, 1 फेब 2025। ये दिन पे एम्प्लॉई जो है ना, एम्प्लॉई गया एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉयर को बोला, एम्प्लॉयर आप मुझे ये जो 25,000 रुपया पे कर रहे हो ना पर, आप ये जो 25,000 मुझे पे कर रहे हो पर, ये देना बंद कर दो और आज ही एक काम करो, इसके बदले में एक लमसम अमाउंट दे दो मुझे। क्या दे दो इसके बदले में, क्या दे दो इसके बदले में, लमसम अमाउंट। मतलब 1 फेब को आप क्या कर रहे हो पता है, आप जो अपनी मंथली पेंशन है उसको कन्वर्ट कर रहे हो किस में, लमसम अमाउंट में। और 1 फेब के बाद आपको फिर कभी मंथली पेंशन मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने उसके बदले में लमसम अमाउंट ले लिया है। तो अब जो लमसम अमाउंट आपको मिला, समझो यहां पे एम्प्लॉयर ने आपको बोला भाई ये ले ले 10 लाख, कितना ले ले, अब 10 लाख ले ले, 10 लाख तेरा हो चुका, अब तू मेरे पास मत आना, हम तुझे 25,000 देने के लिए तैयार थे, कब तक, जब तक तू जिंदा है। अब तू बोल रहे मेरे को 25,000 चाहिए, नहीं, तो ये ले 10 लाख लमसम अमाउंट। अब ये जो लमसम अमाउंट आपको मिला है, इस पेंशन को हम क्या बोलते हैं, बोलो, कम्यूटेड पेंशन। सो कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है, बट लमसम कब मिलता है, जब आप अपनी मंथली पेंशन को सैक्रिफाइस कर दोगे। आप बोल दोगे कि मुझे मंथली पेंशन नहीं चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, लमसम मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, लमसम। सो देखो पेंशन 2 टाइप की होती है, पहला अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड का मतलब, और दूसरा कम्यूटेड का मतलब लमसम। अब अनकम्यूटेड पेंशन, ये देखो अनकम्यूटेड कितनी थी, 25,000। ये 25,000 कब से मिलना स्टार्ट हुआ आपको, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन। मतलब आपको 25,000 मिला कितने महीनों के लिए, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के लिए आपको 25,000 मिला, मतलब टोटल कितना मिल चुका, 1,75,000। अब जो आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिला, जो आपको मंथली पेंशन मिला, जो आपको पीरियोडिक पेंशन मिला, इसका रूल क्या है कि अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन, पीरियोडिक पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। बोलो क्या है, फुल्ली चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट हो या अदर एम्प्लॉय हो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। सो ये जो 1,75,000 है मेरे एग्जाम्पल में, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कैन आई से इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर आपको कौन सी पेंशन मिल रही है, लमसम, लमसम मतलब कम्यूटेड। तो कम्यूटेड पेंशन के अंदर देयर आर 2 पार्ट्स। पहला
गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब ये 10 लाख रुपया जो मिला, ये 10 लाख किसको मिला? अगर लाउडर, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली। बट अगर किसको मिला है? अब अदर एम्प्लॉय में वापस से दो पार्ट्स है। अदर एम्प्लॉय में वापस से आप ये चेक करो क्या कि जो एम्प्लॉय है क्या उसको ग्रेचुइटी मिला है कि नहीं मिला। ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड और ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड। मतलब क्या? उसको ग्रेचुइटी मिला है एंड पेंशन भी मिल रहा है। कौन सा? लमसम। एंड सेकेंड केस में उसको ग्रेचुइटी मिला, सिर्फ क्या मिल रहा है? लमसम पेंशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको ग्रेचुइटी मिला है, जिसको ग्रेचुइटी मिला है, कहने से वो एम्प्लॉय ज्यादा पैसे वाला है, और जिसको ग्रेचुइटी मिला वो एम्प्लॉय पैसे वाला नहीं है। मतलब ये एम्प्लॉय अमीर है और ये एम्प्लॉय गरीब है। तो अब सोचो अगर हमें एग्जम्पशन देना होगा, हम किसको ज्यादा एग्जम्पशन देंगे? गरीब को। तो अब देखो एग्जम्पशन, कितना एग्जम्पशन मिलेगा? तो जिसको ग्रेचुइटी मिला है ना, जिसको क्या मिला है बोलो? उसका एग्जम्पशन इज 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। बोलो क्या है? 1/3 ऑफ। एंड जिसको ग्रेचुइटी मिला, जिसको ग्रेचुइटी मिला उसको हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। हाफ मतलब 50% हुआ एंड 1/3 मतलब 33.33% हुआ। सो 1/3 ऑफ व्हाट? टोटल कम्यूटेड वैल्यू। एंड वहां पे क्या है? हाफ ऑफ। एक मिनट। अब ये 25,000 पर मंथ मिल रहा था, ये कौन सी पेंशन है? ये कौन सी पेंशन है? कितनी मिली? 25,000 इंटू 7 कितनी हो गई? 1 लाख। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुल्ली टैक्सेबल। अदर एम्प्लॉय को मिली तो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सबको फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि अनकम्यूटेड है। अब अपन बात करते हैं 10 लाख। ये कौन सी पेंशन है? मतलब लमसम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुल्ली एग्जाम। अब अगर अदर एम्प्लॉय को मिली जिसको ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है, मतलब तुम्हें समझ रहे? 3,33,333 इज एग्जाम्प्ट। नहीं समझा? एंड जिसको ग्रेचुइटी मिला, एग्जम्पशन इज हाउ मच? हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। मतलब 5 लाख एग्जाम्प्ट होगा और 5 लाख टैक्स होगा। क्लियर हो रहा है? सो एक मिनट। पेंशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पेंशन पहला, दूसरा अनकम्यूटेड क्या हो जाएगा? फुल्ली। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सबको कम्यूटेड। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? अदर्स। वापस से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड एंड ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड। एग्जम्पशन इज हाउ मच? 1/3 ऑफ व्हाट? एंड ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड, हाफ ऑफ। अब मैंने तुम्हें प्रोविजन समझा दिया है, बट ऐसा इतना इजी केस एग्जाम में आएगा नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो अपने को देखना है, तो ध्यान देना। अभी आपको बोला जाएगा कि आप 1 अप्रैल 24 से लेके आपका प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 25। मैं डेट चेंज कर रहा हूं, 31 जुलाई 24 को आपने क्या ले लिया बोलो? रिटायरमेंट। 1 अगस्त 24 को 25,000 रुपया फिक्स हुआ पर मंथ पेंशन, और ये पेंशन आपने रिसीव की अप टू 31 जनवरी 25 एंड 1 फेब 25 को। अब बराबर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 1 लाउडर, 1 आप एम्प्लॉयर के पास गए, आपने ऊपर एम्प्लॉयर को क्या बोला था ऊपर वाले केस में कि मुझे ये 25,000 रुपया देना और उसके बदले में। अब सुनना बराबर से। अब तुम 1 फेब 25 को एम्प्लॉयर के पास गए और एम्प्लॉयर को बोला, एम्प्लॉयर आप मुझे ये जो 25,000 रुपया दे रहे हो पर, ये देना बंद करो, लेकिन इसमें से सिर्फ 20,000 ही देना बंद करो। मतलब आप मुझे अभी भी
5,000 रुपया मंथली देते रहो। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ऊपर तुमने सारी की सारी अनकम्यूटेड पेंशन को लमसम में कन्वर्ट करवा लिया था, यहां पे तुम सारी की सारी अनकम्यूटेड पेंशन को लमसम में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है, 25,000 में से सिर्फ 20,000 रुपया तुम बोल रहे हो अब मत देना, इसका मतलब 5,000 रुपया अभी भी, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, अब तुम 80% पेंशन को ही कम्यूट करवा रहे हो। कैसे 80%? 25,000 का 80% निकालो, 20,000 हुआ। सुन रहा है क्या? ओए, मतलब तुम अभी 1 फेब को एम्प्लॉयर के पास गए और एम्प्लॉयर को क्या बोला कि मुझे जो आप मंथली दे रहे हो, कितना? 25,000, अब उसका सिर्फ 20% मुझे देना मंथली। मतलब 80% जो आप मुझे मंथली दे रहे थे, वो 80% के बदले में आप मुझे लमसम दे दो। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है, आफ्टर 1 फेब यू विल रिसीव अनकम्यूटेड पेंशन। मतलब अनकम्यूटेड पेंशन यू विल बी रिसीविंग इन 2 पार्ट्स। 1 फेब के पहले भी अनकम्यूटेड मिलेगा और 1 फेब के बाद भी। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम 25 का 25,000 पूरा का पूरा सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। तुम सैक्रिफाइस कितना कर रहे हो उसमें से? सिर्फ 20, और 20,000 के बदले में क्या ले रहे हो? लमसम अमाउंट। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्ट कम्यूटेशन बोलते हैं। पार्ट कम्यूटेशन का मतलब क्या? पार्ट पेंशन को कम्यूट करवाया, मतलब पार्ट पेंशन को लमसम में रिसीव किया। सुन रहे हैं क्या सब लोग? ओए, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाले एग्जाम्पल में पहले तो अनकम्यूटेड निकालो, कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन। तुम्हें 25,000 रुपया मिलेगा फॉर 6 मंथ्स। 25,000 मिलेगा फॉर 6 मंथ। और उसके बाद तुमने कितना परसेंट पेंशन को कम्यूट करवाया? कम्यूट 80% को कम्यूट। ऐसा कितना कम्यूट नहीं हुआ है? तो 5,000 रुपया कम्यूट नहीं हुआ है। दैट यू विल रिसीव फॉर फेब मंथ एंड मार्च मंथ। उसके बाद भी मिलेगा, बट वो तो नेक्स्ट ईयर में आ गया। अपना ईयर तो मार्च में खत्म हो गया। तो अब आपका ये हो चुका कितना? 1,50,000, और ये हो चुका 10,000। सो टोटल हो चुका 1,60,000। दिस 1,60,000 इज अ फुल्ली टैक्सेबल। एक लाइन याद रखना, वेनेवर देर इज अ पार्ट कम्यूटेशन, बोलो वेनेवर देर इज, whenever there is you will receive uncommuted pension in 2 parts, before commutation and after commutation। जब भी पार्ट पेंशन कम्यूट करवाओगे तो आपको अनकम्यूटेड उसके बाद भी मिलेगा। तुम एग्जाम में गलती क्या करता है पता है? तुम्हें ये पार्ट याद ही नहीं रहता है। ये 5,000 इंटू 2 जो है ना, वो तुम भूल जाते हो। 5,000 इंटू 2 तुम भूल जाते हो। तुम्हें लगता है एक बार पेंशन क्या आ गई, लमसम इधर मिल गया, उसके बाद अनकम्यूटेड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर तुम सारा का सारा अनकम्यूटेड पेंशन को लमसम में कन्वर्ट करवा लेगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम पार्ट पेंशन को ही लमसम में कन्वर्ट करवाएगा तो पार्ट को अनकम्यूटेड मिलता रहेगा तुम्हें। सो अब कितना मिल रहा था आपको पहले? 25,000 रुपया पर मंथ। 1 फेब को आप किधर गए? एम्प्लॉयर के पास गए और एम्प्लॉयर को क्या बोला कि मुझे इसमें से 20,000 रुपया देना, 20,000 रुपया देना, मतलब कितना देना चालू रखो। तो 5,000 मिला। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब 1 फेब को तुम्हें कहना से एक लमसम अमाउंट भी तो मिलेगा। वो किसके लिए मिलेगा? जो आपने 20,000 रुपया सैक्रिफाइस किया उसके लिए। समझो इधर 6,40,000 मिला। कितना मिला बोलो मेरे साथ? 6,40,000। अब ये 6,40,000 अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होगा, लाउडर, अदर एम्प्लॉय को मिला होगा तो क्या चेक करोगे? ग्रेचुइटी मिला है कि ग्रेचुइटी मिला? मिला है तो 1/3 किसका? और ग्रेचुइटी नहीं मिला है तो हाफ किसका? 1 मिनट, 1/3 और हाफ किसका करना है? 1/3 एंड हाफ किसका करना है? वापस से 1/3 एंड हाफ किसका करना है? नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये 6,40,000 है ना, 6,40,000 इज नॉट योर टोटल कम्यूटेड वैल्यू। तुम 1/3 एंड हाफ 640 का नहीं करोगे,
तो सर किसका करेंगे 1/3 एंड हाफ? अंडरस्टैंड, तुम्हें 640 जो मिला है ना, 640, दैट इज नॉट योर टोटल कम्यूटेड वैल्यू। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तुम्हें एग्जम्पशन देंगे 1/3 एंड हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। टोटल कम्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस दिन पे सारी की सारी पेंशन सैक्रिफाइस कर देते, मतलब अगर आप ये बोल देते कि मुझे 25 का 25,000 रुपया मत दो, तो आपको कितना पैसा मिलता? अभी आपने क्या 25,000 को सैक्रिफाइस किया है? आंसर इज नो। आपने कितना सैक्रिफाइस किया है? 20। मतलब कहने से आपने सिर्फ 80% पेंशन सैक्रिफाइस की है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये जो 6,40,000 मिला है वो आपको 80% सैक्रिफाइस करने के वजह से मिला हुआ है। तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उस दिन पे 100% पेंशन सैक्रिफाइस कर देते तो हमें कितना पैसा मिलता? तो आपको मिलता 8 लाख। 8 लाख इज योर टोटल कम्यूटेड वैल्यू। बोलो 8 लाख क्या है आपका? ओए सुनो, 1/3 एंड हाफ उन्होंने ये नहीं बोला है कि जो पेंशन मिला उसका 1/3 एंड हाफ करो। 1/3 एंड हाफ किसका है? टोटल। और टोटल कम्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या? कि अगर आप पेंशन सारी की सारी सैक्रिफाइस करके लमसम पेंशन रिसीव करते तो आपको कितना पैसा मिलता? सो आपको 1/3 करना है, आपको हाफ करना है। किसका 1/3 और किसका हाफ? 8 लाख का 1/3 एंड 8 लाख का हाफ करना पड़ेगा। तो सर हमें एक डाउट आ रहा है, तो आपने ये पहला वाला जो एग्जांपल दिया उसमें आपने क्यों टोटल कम्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया? थोड़ा सा दिमाग चला, वो 10 लाख टोटल कम्यूटेड वैल्यू ही था उसमें, क्योंकि मैंने सारी की सारी पेंशन ही सैक्रिफाइस कर दी थी वहां पे। अरे समझा? अब तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज TCV, दैट इज टोटल, मैं तो बोलूंगा ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालने का, क्योंकि यहां पे मैंने आपको दिया है कि 80% पेंशन कम्यूट करवाई। कभी कभी आपको बोलेंगे क्या पता है कि आपने 2/3 कम्यूट करवाया, तो 2/3 इज 640, 1 इज हाउ मच? अरे 100% निकालना है, ऐसे आप निकाल सकते हो। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, क्या है? कम्यूटेड पेंशन कितनी कम्यूट करवाई आपने मेरे एग्जांपल में? 6.4 लाख डिवाइड बाय फ्रैक्शन कम्यूटेड। कितना फ्रैक्शन कम्यूट करवाया था? 80%। 6.4 डिवाइड बाय 80% करो, यू विल गेट 8 लाख रुपीज। दैट इज योर टोटल कम्यूटेड वैल्यू। ये और कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अरे समझा? मैं ये सब फॉर्मूलाज में नहीं समझाता हूं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये देखो पेंशन, पहला कौन सा पेंशन है बोलो? गवर्नमेंट को मिला, नॉन गवर्नमेंट को मिला, क्या हो जाएगा? फुल्ली कम्यूटेड पेंशन। गवर्नमेंट को मिला तो अदर एम्प्लॉइज को मिला। अब उसमें इफ एम्प्लॉय इज इन रिसीट ऑफ ग्रेचुइटी, एग्जम्पशन इज हाउ मच? 1/3 ऑफ व्हाट? And if not in receipt of gratuity, then it is what is the total commuted value? It is commuted pension divide by fraction commuted. बट ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, वो बहुत इजी होता है। बोलो ये समझा आपको? क्या कॉन्सेप्ट था ये? पेंशन। चलो कॉपी करेंगे। चलो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हर एक केस में आपको दो चीज़ें निकालनी है, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। तो पहले केस ए, फिर उसमें फर्स्ट अनकम्यूटेड पेंशन कैलकुलेट कर लो एंड उसी में फिर नीचे कम्यूटेड पेंशन, बराबर? चलो 3 केसेस दिए हुए आपको, 1, 2 एंड 3। करो सॉल्व। आ गया आंसर? आ गया। फुल पेंशन इसमें कम्यूट करवा रहे हो कि पार्ट कम्यूटेशन? पार्ट कम्यूटेशन। तो अब आपको समझ में आ रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन यू विल रिसीव इन 2 पार्ट्स। अनकम्यूटेड कितनी होगी? तो 5,000 मिलेगी पहले। कब से कब तक मिलेगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। तो कितने महीने? 4। एंड फिर आपको अनकम्यूटेड कितनी मिलेगी? तो 5,000 इंटू 40% मिलेगी। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो ये हो गया 20,000, 4,000। सो टोटल कितना हो गया?
तीनों केस में, केस ए बी एंड सी में, तीनों केस में अनकम्यूटेड तो सेम ही रहेगा ना, 24 24 24 विच इज फुल्ली टैक्सेबल। सो 24 24 24,000 तो पहले टैक्स कर देना है। अब 3 लाख क्या है बोलो, कम्यूटेड पेंशन है। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो पहला ही देखो, 24,000 टैक्सेबल अनकम्यूटेड, 3 लाख एग्जेम्प्ट, 24,000 टोटल। अच्छा, अब अदर एम्प्लॉय को मिला तो उसमें हम क्या देखेंगे, ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड और ग्रेचुइटी इज, अगर ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड तो एग्जम्पशन कितना है, 1/3 ऑफ, एंड ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड तो हाफ ऑफ टोटल कम्यूट। ये टोटल कम्यूटेड वैल्यू है 3 लाख रुपया, नहीं 3 लाख तो 100% इज, तो 5 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा, 1,66,667, एंड नहीं तो फिर हाफ, दैट इज 2,50,000। ये देखो 24,000 अनकम्यूटेड, 3 लाख कम्यूटेड, 166,667 एंड बैलेंस इतना टैक्सेबल। और इधर 24,000, 3 लाख कम्यूटेड, 2.5 लाख एग्जाम, 50,000 टैक्सेबल, 74। बोलो कुछ डाउट हो तो पूछो, बड़े अपन आगे। चलो थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट पे जाते हैं। अब ये थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट में ना, पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट बहुत इजी है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। आपको डाउट वही पॉइंट में आते रहते हैं, अभी समझ सब कुछ जाएगा, लेकिन जब सम्स की बात आएगी तो वहां पे ही डिफिकल्टी आएगी। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, कॉन्सेप्ट इज लीव एनकैशमेंट या फिर लीव सैलरी। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट, लीव या फिर लीव सैलरी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, जब भी आप कोई, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टन नंबर ऑफ लीव्स लेना अलाउड होता है। मतलब क्या कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाएगा कि भाई पूरे साल में तूने अगर 40 दिन की छुट्टी ली, संडे वनडे को छोड़ के 40 दिन की अगर तूने छुट्टी ली, तो हम तेरा पेमेंट सैलरी नहीं काटेंगे, हम तेरा सैलरी नहीं काटेंगे। सो ऐसे कुछ लीव्स अलाउड होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 40 दिन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 30 दिन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 25 दिन, ऐसे अलग अलग लीव्स आप लोगों को क्या होगी, अलाउड। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, समझो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल है क्या कि आप पूरे साल में 40 दिन काम पे मत आओ, हम तुम्हारा सैलरी नहीं काटेंगे। अब हुआ ये कि आपको 40 दिन की छुट्टी मिल रही थी, लेकिन आपने क्या किया, वो 40 दिन में से आपने सिर्फ 15 दिन ही समझो छुट्टी ली है पूरे साल में। तो अब आपके पास अभी भी 25 दिन की छुट्टी बाकी है। अब यही 25 दिन की छुट्टी आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। तो अब आपके पास नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में कहना इसे नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो गई, 65। अब वापस से आपने कम छुट्टी ली। अब समझो ऐसा चलता रहा फॉर 7-8 ईयर्स। आपको छुट्टी मिल रही थी 40 दिन, आपने छुट्टी ली है सिर्फ 15 दिन या 20 दिन, मतलब आपके अकाउंट में अभी भी छुट्टियां पेंडिंग है। मतलब आप छुट्टी ले सकते थे लेकिन आपने ली नहीं है। तो आपको जो पगार मिला है, आपको जो सैलरी मिला है, वो तो काम करने के लिए मिला है अभी तो, क्योंकि आप काम पे आए हैं। आप नहीं भी आते तो भी पगार मिलता, और आप तो आए इसीलिए पगार मिला है। तो अभी समझो 7 साल हो गए, हर साल आपको 40 दिन की छुट्टी मिल रही थी, हर साल आपने 15-20 दिन की छुट्टी ली है।
अब ऐसे करते करते 7 साल कंप्लीट हो गए। आपके अकाउंट में, ध्यान से सुनना, आपके अकाउंट में ये 7 सालों में अभी भी 100 डेज का छुट्टी बाकी है। मतलब क्या, आप अभी 100 दिन काम पे नहीं आओगे तो भी क्या नहीं से उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते कितने दिन हो चुके? 100 दिन। अब हो गए आपको 7 साल वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आपको क्या हुआ कि पैसों की जरूरत थी, तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए और आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि एम्प्लॉयर देख भाई, 100 दिन अगर मैं काम पे नहीं आता पास्ट में तो भी तू मुझे पगार तो देता। अब जो तूने पगार दिया है वो तो मैं आया उसके लिए दिया है। एक काम कर, मुझे अभी पैसों की जरूरत है तो तुझ मेरी लीव्स है ना, लीव्स 100 दिन, उसको 0 कर दे एंड उसके बदले में तू मुझे अभी पैसा दे दे। मतलब आप क्या कर रहे हो पता है? आप अपनी लीव्स को एनकैश करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? लीव्स को एनकैश। सो आप अपनी लीव्स जो है उसको एनकैश करवा रहे हो या लीव्स को कन्वर्ट करवा रहे हो, किस में? सैलरी में। लीव एनकैशमेंट और लीव सैलरी। अगर आप अपनी लीव्स को कन्वर्ट करवा रहे हो इनटू सैलरी, अब आपको पैसा मिला। अब मुझे बताओ, 7 साल जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हो गए थे या 8 साल हो गए थे, आपने 100 दिन का पैसा रिसीव किया, क्या आप वो ऑर्गेनाइजेशन अभी छोड़ रहे हो? आंसर इज नो। आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़, आप अभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो। आपने सिर्फ अपनी लीव जो पेंडिंग थी अभी तक, 100 दिन जो छुट्टी बाकी थी आपकी, उसके बदले में आपने क्या ले लिया है? पैसा। सो अगर आप लीव्स को एनकैश करवा रहे हो, कब? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। मतलब अभी भी आप वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हो और अपनी लीव्स को क्या करवा लिया है? एनकैश। तो इफ लीव्स आर एनकैश ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, देन इट इज अ फुल्ली टैक्सेबल। दिस इज सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेचुइटी। थोड़ी देर पहले ही किया ना ग्रेचुइटी, उसमें लास्ट में आपने नोट लिखा था, याद करो, ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इज फुल्ली टैक्सेबल। अब आ रहा है कि अगर आपने लीव्स को एनकैश कब करवाया, मतलब समझो वो 7 साल खत्म हुए ना आपको, आप अब वो ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ रहे थे और आपने लीव्स को एनकैश करवा लिया, तो इट इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के वक्त लीव्स को क्या करोगे? अगर रिटायरमेंट के वक्त लीव्स को क्या करोगे? अब हम चेक करेंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो के अदर एम्प्लॉई हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल्ली, बट अदर एम्प्लॉई हो तो अदर एम्प्लॉइज के केस में टोटल देयर आर 4 लिमिट्स। कितनी लिमिट्स है बोलो? और ये 4 में से सिलेक्ट क्या करेंगे? विच एवर इज लोअर। 4 लिमिट्स है अभी, 4। चलो, एक लिमिट तो आप सबको आता ही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। उससे ज्यादा तो एग्जम्पशन पॉसिबल ही नहीं है। अब ग्रेचुइटी में एक्चुअल अमाउंट थी और एक ग्रेचुइटी में थर्ड लिमिट क्या थी? थर्ड लिमिट यहां पे भी है मैक्सिमम, बट यहां पे 25 लाख मैक्सिमम ओवर लाइफ टाइम। तो भी 2 लिमिट तो हो गई अपनी। अच्छा, इधर 25 लाख है, ग्रेचुइटी में कितना था? 20 लाख। और आपको याद है कल अपन ने एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ा था, उधर था 5,000 रुपया, याद आया? अब बची 2 लिमिट्स है, पहला लिमिट और दूसरा लिमिट। पहले तो दूसरा लिमिट क्या है? 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। अरे इन शॉर्ट 10 मंथ सैलरी रे। अरे 10 इंटू 10 मंथ्स एवरेज तो वो 10 मंथ सैलरी हुआ ना। बट अब एक क्वेश्चन आता है, सर सैलरी का मतलब क्या लेना है यहां पे? तो यहां पे आपका सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी इन टर्म्स एंड कमीशन विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ। 3 चीजें लोगे आप, बेसिक, डीए टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्न। अच्छा, दूसरा अपने को कितने महीने का एवरेज लेना है?
अब क्वेश्चन क्या आता है, कौन से 10 मंथ्स? थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा कॉन्सेप्ट देखा था, किधर देखा था? नॉन पोगा एम्प्लॉइज में। उधर कौन से 10 मंथ्स से? 10 मंथ्स प्रीसीडिंग दी यहां पे है प्रीसीडिंग दी डेट ऑफ रिटायरमेंट। प्रीसीडिंग दी मतलब अगर आप 17 दिसंबर 2024 को रिटायरमेंट ले रहे हो तो ग्रेचुइटी में आपके 10 महीने कब से स्टार्ट होंगे? नवंबर से लेके बैकवर्ड। अरे ओए, ग्रेचुइटी नॉन पोगा ये मंथ को इग्नोर करो। बट जबकि लीव एनकैशमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? 16 तारीख से लेना पड़ेगा। मतलब दिसंबर के 16 दिन की सैलरी, फिर 9 महीने की सैलरी, और जो लास्ट मंथ बचेगा उसकी 14 डेज की सैलरी, तो आपका हो जाएगा एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। वहां पे प्रीसीडिंग दी मंथ था, यहां पे प्रीसीडिंग दी डेट है। वहां पे प्रीसीडिंग दी मंथ ऑफ रिटायरमेंट था, यहां पे प्रीसीडिंग दी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। सुन रहे सब लोग? बट टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे। मतलब सैलरी कैलकुलेशन के लिए सैलरी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। वो लोग क्या करेंगे, जानबूझ के आपको डीटी ऐसे देंगे कि 1125 को रिटायर हुआ। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे 10 मंथ्स कौन से हो गए? दिसंबर से लेके बैकवर्ड जाओ मार्च तक, सॉरी हाँ मार्च तक, मार्च से लेके दिसंबर। तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना, मिडल ऑफ द मंथ में रिटायर हो रहा है, तो आपको डेटा ऐसा देंगे ना जिसके बेसिस पे आप एवरेज सैलरी आराम से निकाल पाओगे। तो उसमें टेंशन नहीं है, एवरेज सैलरी के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। और अब आ रहा है लिमिट नंबर 1। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है आपको बाय एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। बट कौन सी चीज को मल्टीप्लाई करना है? अब ध्यान से सुनना, बस यहां पे जो लिखने वाला हूं ना, ये समझ गया ना तो आपका लीव एनकैशमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। यहां पे आ रहा है बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बोलो क्या लिखा मैंने? वापस से एक बार। अच्छा, ये जो आंसर आना चाहिए ना आपका, वो आना चाहिए इन मंथ्स। मतलब आपको बैलेंस लीव निकालना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन, ये मंथ्स में निकालना है आपको। बैलेंस लीव जो निकालना है ना वो मंथ्स, क्योंकि मंथ होगा तो ही तो आप सैलरी से मल्टीप्लाई करोगे। तो एवरेज सैलरी तो आपने निकाल ली है, अब मल्टीप्लाई मंथ से करना है। पर मंथ्स क्या है? दैट इज एवरेज सैलरी, सॉरी बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स है। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए इन मंथ्स। इसका आंसर आपका आना चाहिए इन मंथ्स। अब आपको यही सीखना है, जो रेड में लिखा है वो आप लोगों को सीखना है। बाकी सब चीजें तो हो गई। तो पहला तो लीव एनकैशमेंट मिला कब? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। क्या हो जाएगा? सर्विस, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको टैक्सेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको, ठीक है। अच्छा, रिटायरमेंट के वक्त मिला, किसको मिला? क्या हो जाएगा? अदर एम्प्लॉइज को मिला। तो लिमिट्स कितनी है? 4। अब पहले तो लास्ट लिमिट क्या है? ओवर लाइफ टाइम। थर्ड लिमिट क्या है? 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 months, and last balance leave as per into सैलरी में क्या क्या लेना है? प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, बराबर। 10 मंथ्स कौन से? प्रीसीडिंग द मंथ के प्रीसीडिंग द डेट। चलो, अब अपने को सीखना क्या है? बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब ये वाला पार्ट आप बराबर से समझ गए तो चीजें इजी हो जाएगी। ध्यान देना सब लोग। अब है ना, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में क्या बना? एक अग्रीमेंट।
अग्रीमेंट में लिखा था लीव एंटाइटलमेंट फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस completed is equal to 1.5 months. अब इसका मतलब क्या, ये लाइन का मतलब क्या? तो ये लाइन का मीनिंग है कि एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 साल काम करो, हम आपको 1.5 महीने की छुट्टी देंगे. लीव एंटाइटल मतलब हाउ मेनी लीव्स यू आर एंटाइटल्ड टू. So you are entitled to 1.5 month leave for each year of service completed. एक साल के लिए 1.5 महीने की छुट्टी आपको मिलेगी. ऐसा कौन बोल रहा है? एम्प्लॉयर ने आपको बोला है, ये अग्रीमेंट में लिखा है. ठीक है. अब आपने वहां पे काम किया 25 साल और 10 महीने. कितना काम किया है बोलो? 25 साल और 25 साल और 10 महीनों में आपने जो लीव ली है, लीव्स अवेल्ड मतलब क्या? यूज जो की है. आपने कितनी छुट्टियां ली है? तो आपने छुट्टियां ली है 20 महीने की. अरे भाई पूरे 25 साल में 20 महीने की छुट्टी आपने ली है. सुन रहे सब लोग? अभी तुम कुछ कैलकुलेशन मत करना, सिर्फ सुनते जाना. अभी आपको एम्प्लॉयर कितनी छुट्टी दे रहा है? बट 1.5 मंथ तो छुट्टी आपको 1 साल के लिए है, बराबर ना? और आपने कितनी छुट्टियां ली है? 20 महीने. और आपने कितना साल काम किया है? 25 साल 10 महीना. अब सुनो, अब पहले तो व्हाट इज योर लीव एंटाइटलमेंट पर एनम? Per annum, what is your leave entitlement? 1.5 months. मतलब आप 1.5 months छुट्टी ले सकते हो. मल्टीप्लाई करो इसको किससे? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस. अब तुम देखो बराबर से क्या लिखा है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, ये वाला जो वर्डिंग्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब क्या? अग्रीमेंट में लिखा है कि आप पूरा साल काम करो, ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर 1.5 मंथ लीव. मतलब आपने कितने साल काम किया है? 25 साल 10 महीने किया है ना, तो आप एलिजिबल हो ओनली फॉर 25 ईयर्स. मतलब आप 10 महीने में प्रोपोर्शनेट आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी. तो अब आप कितने महीने छुट्टी ले सकते थे? तो मैं बोल सकता हूं आप ले सकते थे 37.5 मंथ्स. दिस इज योर टोटल लीव एंटाइटलमेंट. इतनी छुट्टियां आप टोटल ले सकते थे. अरे भाई पर एनम था, मैंने उसको 25 साल में कन्वर्ट किया है. एंड फ्रॉम दिस यू विल सबट्रैक्ट व्हाट? लीव्स अवेल्ड. क्या माइनस करोगे बोलो? लीव्स. कितना महीना? तो कितना बच गया? 17.5 मंथ्स. दिस 17.5 मंथ्स ये क्या है? दिस इज योर बैलेंस लीव. बोलो क्या है? एज पर, लाउडर, एज पर, लाउडर, एज पर, as per employer's policy and not as per income tax act. Understand? ये आपका बैलेंस लीव है as per employer's policy. मैंने आपको बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट अभी तक सिखाया ही नहीं है. मैंने तो बोला ये सब अग्रीमेंट में लिखा है. अब ध्यान से सुनना. अब है ना, ये तो मैंने अग्रीमेंट के हिसाब से निकाला बैलेंस लीव कितना है. नाउ अंडरस्टैंड. अब अपने को चाहिए क्या? बैलेंस लीव चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट. अब बैलेंस लीव तुम्हें निकालना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. ध्यान से सुनना.
पहले दिमाग में ये डालो, बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट यूज कहां होने वाली है? तो यूज होने वाली है कहने से ये 4 लिमिट्स में से एक लिमिट के अंदर इधर यूज होगा बैलेंस लीव। मतलब कहने से बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमें चाहिए ताकि हमें पता चले कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। मतलब ये हमें किधर यूज होने वाला है? टू कैलकुलेट एग्जम्पशन। 4 लिमिट्स है, 4 लिमिट में से फर्स्ट लिमिट में यूज होगा बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमें यूज करना है टू कैलकुलेट व्हाट? एग्जम्पशन। अब ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट कैलकुलेशन था दैट इज बैलेंस लीव एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यू स्टार्ट विथ लीव एंटाइटलमेंट पर एनम, फिर मल्टीप्लाई करना बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो आपको क्या मिल जाएगा? बोलो, टोटल लीव एंटाइटलमेंट। और अब उसमें से क्या माइनस करोगे आप? लीव अवेल्ड। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब अपन जब बैलेंस लीव निकाल रहे हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बैलेंस लीव निकाल रहे हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये चीज क्यों यूज होने वाली है? जो भी मैंने रेड में लिखा वो किधर यूज होने वाला है? टू कैलकुलेट एग्जम्पशन। मतलब कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा कहने से उसके लिए ये जो रेड में लिखा वो यूज होने वाला है। अब तुम समझो, गवर्नमेंट क्या चाहेगी? आपको एग्जम्पशन ज्यादा दे कि आपको एग्जम्पशन कम दे? अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने इस चीज को कैसे कंट्रोल किया है। एंड जैसे ये एंड हो जाएगा ना एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट अ क्लैरिटी कि ये क्या है, वो क्या है, सब चीजों का क्लैरिटी हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो आपका लीव एंटाइटलमेंट है, बोलो क्या है? लीव, बोलो क्या? लीव एंटाइटलमेंट। गवर्नमेंट बोल रहा है हम तुम्हारा लीव एंटाइटलमेंट जो है ना उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन? कि आपका जो लीव एंटाइटलमेंट होगा पर एनम, इट शुड नेवर एक्सीड 1 मंथ। इट शुड नेवर एक्सीड, मतलब क्या? अगर तुम्हें एम्प्लॉयर 1 मंथ से ज्यादा लीव एंटाइटलमेंट दे रहा है तो हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम आपका मैक्सिमम लीव एंटाइटलमेंट कितना लेंगे? 1 मंथ। बट यस, अगर एम्प्लॉयर आपको 20 दिन की छुट्टी दे रहा है पर एनम तो फिर हम भी 20 दिन लेंगे। सो तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारे लीव एंटाइटलमेंट के ऊपर उन्होंने क्या रख दिया है? रेस्ट्रिक्शन। क्या रख दिया है? बोलो, रेस्ट्रिक्शन। के मैक्सिमम लीव एंटाइटलमेंट, मैक्सिमम इज 1 मंथ। सो इफ सपोज एम्प्लॉयर के हिसाब से लीव एंटाइटलमेंट इज मोर देन 1 मंथ, अगर एम्प्लॉयर बोल रहा है 40 दिन ले तू पर एनम छुट्टी, तो इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है हम तुम्हें 30 दिन के हिसाब से एग्जम्पशन देंगे। बैठ रहा है दिमाग में? एम्प्लॉयर बोल रहा है 20 दिन ले, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट भी बोलेगा 20 दिन। तो अब तुम्हारा मैक्सिमम लीव एंटाइटलमेंट कितना होगा? 1। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेटा नंबर ऑफ डेज में दिया होगा, तो 30 दिन ले लेने का। कितना ले लेने का? अब इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि 1 मंथ इज लीव एंटाइटलमेंट पर एनम। आप इसको मल्टीप्लाई करो 25 से। अब इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि आप अगर प्रपोर्शनेट भी काम करोगे ना तो उसको हम इग्नोर करेंगे। प्रपोर्शनेट भी काम करोगे तो उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर। मतलब जैसे थोड़ी देर पहले पता है नॉन पोगा में मैंने करवाया था 26 साल और 9 महीने काम किया तो अपन ने 26 ही लिया था। वैसे इधर भी 25 साल 10 महीने किया तो 25 ही लेना है। सो कहने से योर टोटल लीव एंटाइटलमेंट इज 25 मंथ्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड लीव्स अवेल्ड इज कहने से 20 मंथ। सो बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज हाउ मच? बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज हाउ मच? अब मैं तुम्हें क्लैरिटी देता हूं, ध्यान से सुनना, तो तुम्हें ये दोनों में क्लैरिटी मिल जाएगा। अभी पे अटेंशन है, सबका ध्यान यहां पे। देखो, मैं एम्प्लॉई है, मेरा एम्प्लॉयर के पास मैं गया, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मेरे और एम्प्लॉयर के बीच में अग्रीमेंट क्या बना था कि सागर तू 1 साल काम करेगा हम तुझे 1.5 महीने की छुट्टी देंगे। मैंने कितने साल काम किया? 25 साल 10 महीने। मेरे और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट जो बना है उसमें लिखा है ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड आई एम एंटाइटल्ड टू 1.5 मंथ का लीव। अब जब मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के
जा रहा है, मैं एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर को बोलेगा एम्प्लॉयर देख मैंने तेरे यहां पे 25 साल काम किया, सो आई एम एंटाइटल टू 37.5 मंथ्स का लीव फॉर फुल ईयर, 25 साल के लिए 37.5 मंथ का लीव मुझे मिलना चाहिए। मैंने लीव्स कितना लिया है 20, मेरे अभी भी 17.5 महीने का लीव क्या है बाकी है, ये 17.5 महीने का लीव बाकी है। तो मैं एम्प्लॉयर को क्या बोलेगा पता है, एम्प्लॉयर तू मुझे 17.5 महीने का पैसा दे। तुम समझो जब मैं एम्प्लॉयर से पैसा मांगने जाएगा तो मैं कितने महीने का पैसा मांगेगा, तो मेरे और उसके बीच में जो अग्रीमेंट बना होगा कहने से वो मांगेगा मैं उसके हिसाब से, तो मेरे और उसके बीच में जो अग्रीमेंट बना है उसके हिसाब से, तो कहने से मैं अभी भी 17.5 मंथ्स नहीं आऊं जॉब पे, कहने से उसको पगार देना पड़ेगा मुझे। तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू मुझे 17.5 मंथ्स का पैसा दे। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये जो है ना ये क्या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब मुझे एम्प्लॉयर से कितना लीव एनकैशमेंट मिलेगा, कहने से ये चीज कैलकुलेट करने के लिए ये फर्स्ट पार्ट यूज होता है, दैट इज कितना पैसा आएगा। अब तुम समझो ये यूज होगा टू कैलकुलेट कितना पैसा आएगा, और ये वाला जो है ना ये वाला वो यूज होगा टू कैलकुलेट कितना एग्जम्पशन मिलेगा। यहां से पैसा आया, अब मैं गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो इनकम टैक्स एक्ट वालों ने मुझे क्या बोला कि भाई तुझे भले ही 17.5 मंथ्स का पैसा मिला है बट हम तुझे एग्जम्पशन 5 मंथ्स का देंगे। सो गवर्नमेंट हमेशा कहने से उस चीज को कंट्रोल करना चाहेगा। गवर्नमेंट क्या चीज को कंट्रोल नहीं करता है, आप कितनी छुट्टी ले रहे हो वो उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, एग्जम्पशन में लीव एंटाइटलमेंट पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। मैक्सिमम लीव एंटाइटलमेंट कितना होगा 1 मंथ। अच्छा अब समझो आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा डेज में दिया है, तो फाइनल बैलेंस लीव निकाल लो इन नंबर ऑफ डेज और फिर इसको डिवाइड बाय 30 करना, क्योंकि अपने को आंसर चाहिए इन नंबर ऑफ मंथ्स। अपने को बैलेंस लीव निकालना है इन नंबर ऑफ मंथ्स, तो हमेशा याद रखना आपको ये वाला जो कैलकुलेशन करना है, बैलेंस लीव लिखा है ना मैंने इधर इन मंथ्स, तो अगर क्वेश्चन में डेटा आपको कर लो पूरा कैलकुलेशन डेज में, फाइनल डेज मिल जाएंगे ना अपने को, ये डेज में आंसर आएगा, 5 मंथ्स नहीं आएगा, 150 डेज होंगे। क्या करना 150 डेज को, तो मंथ्स में आंसर आ जाएगा। अब सुनो और एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने इधर 25 साल लिया, 25 साल, मैंने 10 महीने को क्या किया यहां पे इग्नोर, मैंने इधर है ना इधर फ्रैक्शन को इग्नोर किया है। क्यों पता है इधर फ्रैक्शन को इग्नोर किया, क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा था, इसीलिए अग्रीमेंट में लिखा था ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। अगर ऐसा लिखा होता ना ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड और पार्ट देयर ऑफ, तो मैं इधर है ना 10 महीने की छुट्टी और प्रपोर्शनेट ऐड करता 37.5 में। सुन रहे तुम लोग, बट इधर है ना इधर भी मैंने फ्रैक्शन को क्या इग्नोर किया, इधर भी मैंने फ्रैक्शन को क्या किया है, इग्नोर किया है। क्यों पता है क्यों, क्योंकि ये चीज एक्ट में लिखी है, मतलब उधर फ्रैक्शन हमेशा इग्नोर ही होगा, यहां पे इग्नोर होगा या नहीं होगा वो अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ। अपने लिए रेलेवेंट क्या है, तो अपने लिए रेलेवेंट है बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्यों, क्योंकि ये अपने को क्यों यूज होती है मुझे बताओ ना, बैलेंस लीव एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। अब बेस्ट पार्ट क्या है पता है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आ चुके हैं या जो भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया होता है। तो अपने को सिर्फ निकालना क्या है, बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही निकालना है, तो अपने को ये निकालना है। बट यस, अब लीव एंटाइटलमेंट क्या हो जाएगा मुझे वो बताओ। लीव एंटाइटलमेंट तो मैं बोल सकता हूं आइदर इट विल बी एम्प्लॉयर के पॉलिसी के हिसाब से, और इट विल बी 1 मंथ विच एवर इज लोअर। अरे एम्प्लॉयर अगर 20 दिन दे रहा है तो 20 दिन लेना पड़ेगा ना, अगर एम्प्लॉयर 40 दिन दे रहा है तो अपन 1 मंथ लेंगे। बोलो समझा। तुम्हें ये पर्पस समझ में आया दोनों का, ये क्यों यूज होता है, ये कितना अमाउंट मिलेगा, और वो क्यों यूज होता है कितना उसमें से एग्जम्प्ट होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एग्जम्पशन को कंट्रोल कर रहा है। कैसे, लीव एंटाइटलमेंट पे रेस्ट्रिक्शन डाल के।
क्लियर? पक्का समझा? एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, लीव एंटाइटलमेंट फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड इज 1 मंथ, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का ऐसा अग्रीमेंट है, ये लीव एंटाइटलमेंट इधर 1.5 के बदले 1 मंथ होता, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, फुल्ली एग्जाम नहीं होता, बाकी भी तो लिमिट्स है ना। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो बैलेंस लीव होगा एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी एंड बैलेंस लीव होगा एज पर, कहने से दोनों सेम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। गया भेजे में एग्जम्प्ट नहीं होगा, एग्जम्प्ट के लिए अपने को बाकी 3 लिमिट्स भी देखनी पड़ेगी, तो फर्स्ट लिमिट बनेगी सिर्फ अपनी, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। बट आया, तुम्हें समझ में आया? इधर देखो सब लोग, लीव सैलरी पढ़ो, क्या लिखा है, रिसीव ड्यूरिंग गवर्नमेंट और फुल्ली टैक्सेबल, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंट, कितनी लिमिट्स है टोटल, चारों में से विच एवर इज लास्ट लिमिट, देखो क्या लिखा है, 25 लाख रुपया ओवर, थर्ड लिमिट क्या लिखा है, एक्चुअल अमाउंट, सेकेंड लिमिट है 10 मंथ्स इनटू, और फर्स्ट लिमिट देखो बैलेंस लीव एज पर, और वो आंसर अपने को चाहिए इन, एंड मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ, अच्छा ये 10 मंथ्स कौन से होंगे, प्रीसीडिंग दी सैलरी में क्या क्या लेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैसे निकलेगा, तो लीव आइदर इट विल बी एज पर कंपनीज पॉलिसी और विच एवर इज, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ, फ्रैक्शन को क्या करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल माइनस क्या कर देना, बोलो समझा? ये आपका थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट हुआ। कौन सा है थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट, लीव सैलरी या फिर लीव एनकैशमेंट, समझा? चलो ये पहले आप लिखोगे, उसके बाद मैंने ये जो एग्जांपल दिया ये लिखोगे आप, फिर अपन इसके ऊपर एक सम देखते हैं। चलो यहां पे ध्यान दो, चलो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। एक दो चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1st December 2024 after completing 20 years of service and received leave salary of 5 lakh. Other details of his salary income are basic salary, DA, commission, bonus. Leave availed 480 days. He was entitled to 30 days leave every year. मतलब ये एम्प्लॉयर उसको दे रहा है छुट्टी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, वापस से रिक्वायर्ड पार्ट देखो क्या है, टैक्सेबल लीव सैलरी इफ इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट। अब एक दो चीजें, पहला तो ये पढ़ो ना, क्या लिखा है, कमीशन कितना लिखा है, 500 पर मंथ। कुछ दिया है क्वेश्चन में कि इट इज बेस्ड ऑन टर्नओवर, इट इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, नहीं दिया है, तो अपना अजम्पशन करने का नहीं, ये नॉर्मल कमीशन है, लमसम कमीशन हो सकता है, आप ऐसा अज्यूम नहीं करोगे कि इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। दूसरा, बेसिक सैलरी कितनी दी है, 1000 वॉज इंक्रीज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो ये वाली सैलरी इस कहने से आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 1000, मतलब उसके पहले आपकी सैलरी कितनी हुई रहेगी, 4000। सो वो गलती मत करना, आ रहा है समझ में? अब इसमें सॉल्व कैसे करना है, तो केस 1 लिखोगे, ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जाम, एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस एग्जाम। अब एग्जाम्शन के लिए आएगा वर्किंग नोट, जिसमें आप पहले 4 लिमिट्स लिखोगे, जैसे ग्रेचुइटी में किया ना, वैसे चारों लिमिट्स लिखना रहेगा और फिर कैलकुलेशन बताओ। चलो स्टार्ट, चलो आ गया आंसर। पहले तो
एवरेज सैलरी अपन निकालते हैं। तो पहले तो फेब मंथ से लेके नवंबर मंथ का आपको सैलरी निकालना पड़ेगा। सो नवंबर से बैकवर्ड जाओगे, नवंबर ऐसे करते करते तो फेब मंथ तक जाओगे, फेब से नवंबर। तो फेब मंथ एंड मार्च मंथ आपकी सैलरी 4000 इंटू 2 एंड फिर आपकी सैलरी हो गई 5000 इंटू 8। ये बेसिक सैलरी हो गई। इसके अंदर 3000 इंटू 60% इंटू 10 डियरनेस अलाउंस ऐड करना। क्यों? ये इन टर्म्स डीए चाहिए ना अपने को, कमीशन आएगा नहीं। इसका टोटल करके डिवाइड बाय 10 करो, तो इट इज 66,000 डिवाइड बाय 10 6,600। सो ये आपका एवरेज सैलरी आ जाएगा पहले तो 6,600। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। यहां पे टोटल 4 लिमिट्स है। चौथा लिमिट 25 लाख है, दूसरा लिमिट हो जाएगा 5 लाख एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा ये सेकेंड लिमिट हो जाएगा 10 मंथ्स इंटू 6,600 66,000। अब अपने को 6,600 को मल्टीप्लाई करना है बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स है। अब तुम्हें 20 साल तुमने काम किया है, हर साल तुम्हें कितनी छुट्टी मिल रही थी? 30। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी कितनी ले सकते हो? 30। तो 600 दिन आप ले सकते थे छुट्टी, आपने कितने दिन ली? 480। कितने दिन बच गई? डिवाइड बाय 30, मतलब 4 मंथ्स। 4 मंथ्स इज योर बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स है। सो आपका यह आंसर आ जाएगा 26,400। सो अब आपका एग्जम्पशन भी 26,400 हो जाएगा एंड ये टैक्सेबल होगा। आया समझ में सब लोगों को? स्टार्टिंग के हाँ कर सकते हो ना। 30 डेज के बदले यू टेक 1 मंथ। फिर 480 को भी आपको डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा। चलो यहां पे ध्यान दो, कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट हमने डिस्कस किए? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 लीव एनकैशमेंट और लीव सैलरी। अब आपके सामने 2 रिटायरमेंट बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं। इस पे एग्जाम में एक बार 4 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, 4-4 मार्क का। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, लिमिट्स दिए वो याद रखनी है, बस खत्म। बट इसमें मेन प्रॉब्लम यही है कि आप लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो या आपको याद ही नहीं रहता है एग्जाम तक। सो ये आपके 4 मार्क्स ऐसे ही चले जाते। इतना इजी क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, सिर्फ कैलकुलेशन करके अगर आपको लिमिट्स याद हो 2 मिनट में सम खत्म हो सकता है। अब पहले तो मैं आपको क्या है उसका मीनिंग समझाता हूं। एक साइड पे मैंने लिखा है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, सेकेंड मैंने लिखा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड मीनिंग। अब समझो सागर लिमिटेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सब उसमें एम्प्लॉइज हो। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझो टोटल 100 एम्प्लॉइज है, लेकिन मुझे अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत सिर्फ 90 लोगों की है। मतलब अगर तुमने से 10 लोग भी निकल जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 10 लोग सिर्फ है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट करके। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। के जरूरत कितने लोगों की है, काम कितने लोग कर रहे हैं? तो 10 लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं पे भी उनका प्रॉफिट में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब कहीं पे भी उनकी एफिशिएंसी कोई मतलब की ही नहीं है। वो लोग कुछ ऐसा समझो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है 90 की, कर रहे काम 100, तो अब मुझे 10 लोगों को क्या करना है? निकालना है। अब नाउ वन वे टू रिड्यूस स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिट्रेंच एम्प्लॉय। मतलब क्या? मैं ऑफिस में आया,
100 लोगों में से मैंने 10 लोगों को उठाया और बोला कल से मत आना। रिट्रेंच। कोई गलती नहीं है आपकी, बट मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ कम करना है। सो मैं क्या कर रहा हूं? रिट्रेंच। अब तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, रिट्रेंचमेंट में नुकसान किसका? कहने से एम्प्लॉई का। यार ये तो ऐसा हो गया कि जब एम्प्लॉयर को जरूरत होगी तब काम पे रखेगा और जब जरूरत नहीं होगी तब निकाल देगा। तो इसमें तो नुकसान एम्प्लॉई का हो गया। तो अब है ना, एम्प्लॉई जो है ना, एम्प्लॉई, उसके बेनिफिट के लिए एक एक्ट बनाई गई है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बोलो क्या नाम है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ऐसे एम्प्लॉइज जिनको ऑर्गेनाइजेशन धक्का मार के बाहर निकाल देता है, दे कैन गो अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एम्प्लॉयर। सो जिन 10 लोगों को मैंने निकाला, अब आप 10 लोग क्या कर सकते हो? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जाके एम्प्लॉयर के ऊपर केस फाइल कर सकते हो। एंड अब तुमने मुझ पे केस फाइल किया तो मुझे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेट करना पड़ेगा। सच कंपेंसेशन इज नोन एज व्हाट? रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। अगर डिफरेंट वे में समझना है तो इट इज लाइक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और मैं आपको पैसा दे रहा हूं उसके लिए। सो अगर मैंने एम्प्लॉइज को क्या किया है? रिट्रेंच, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको धक्का मार के बाहर निकाला। धक्का मार के बाहर निकाला तो वो लोग कहां गए? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, और उधर से मेरे पे केस फाइल किया। नाउ आई एम लायबल टू पे कंपेंसेशन। सच कंपेंसेशन इज नोन एज व्हाट? रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। अब तुम समझो 10 एम्प्लॉइज निकले, 10 लोगों ने मुझ पे केस फाइल किया, मेरा भी तो नाम खराब हो रहा है। नाम खराब के साथ साथ खर्चा भी जा रहा है, लीगल एक्सपेंसेस मुझे भी तो इनकर करने पड़ेंगे। अब इससे अच्छा लोग अब क्या करते हैं? पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने को स्ट्रेंथ कम करने का है, तो अब मैं क्या करेगा पता है? मैं 100 लोगों का मीटिंग लेगा, तुम सब एम्प्लॉइज का, और मैं बोलेगा भाई किस किस को ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना है, क्योंकि मुझे 10 लोगों को निकालना है। अब तुम मेरे को बोल रहे हो सामने से कि हमें भी जाना है। अब तुम बोल रहे हो तुम्हें जाना है, और सुनो मुझे निकालना है। मैं आपको क्या बोलेगा? ये ले पैसा और निकल, ये ले पैसा और निकल। क्योंकि देखो ऐसे ही निकाल देगा तो फिर रिट्रेंचमेंट में आपको मेरे को कंपेंसेशन देना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा मैं ऐसे ही तुम्हें पैसा दे देता है। दैट इज अ फ्रेंडली सेटलमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ना दिमाग चलाने का। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहता है, नहीं। एम्प्लॉय जाना चाहता है और एम्प्लॉयर निकालना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है। तुम जाना चाहते हो और मेरे को निकालने का है। हाँ, सिर्फ तुम ही जाना चाहते हो, मैं नहीं निकाल रहा है, तो दैट इज रेजिग्नेशन। और रेजिग्नेशन के वक्त मैं तुम लोगों को कोई कंपेंसेशन नहीं देगा। कंपेंसेशन मैं कब देगा? जब मैं इन्वॉल्व है। मैंने धक्का मार के बाहर निकाला तो मैं कंपेंसेशन देगा रिट्रेंचमेंट। मेरे को निकालने का है और तुमको जाने का है तो वॉलंटरी। तुमको जाने का है रेजिग्नेशन, उस टाइम पे मैं कोई कंपेंसेशन नहीं देगा। बैठा दिमाग में? 3 वर्ड्स बराबर से समझो, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन। रिट्रेंचमेंट इज अ यूनिलेटरल एक्ट, एम्प्लॉयर उठा के फेंक रहा है बाहर। वॉलंटरी रिटायरमेंट इज अ बायलैटरल एक्ट, मेरे को निकालने का है और तुमको जाने का है। रेजिग्नेशन इज अ यूनिलेटरल एक्ट, तुमको जाने का है, मेरे को नहीं निकालना है। तुमको जाने का है ना, मेरे को नहीं निकालना है ना, मैं कंपेंसेशन नहीं देगा। मैं रिट्रेंच कर रहा है या मैं आपको निकाल रहा है और तुम्हें जाना है ना, तो मैं कंपेंसेशन देगा। समझा कि नहीं समझा? सो ये 2 टाइप के आपके कंपेंसेशन आ सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेरे लिए ये सब चीजें खर्चा है। हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं रहे, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। आपके लिए ये पैसा आया, क्या करोगे? इनर कॉलम में लिखोगे। और अब एग्जम्पशंस दिए हैं। पहले अपन रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं। रिट्रेंचमेंट में लिमिट्स कितनी है बोलो? 3। तीनों में से सिलेक्ट क्या करोगे? लोअर। चलो, एक लिमिट क्या होगी?
मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड से तो ज्यादा एग्जम्पशन हो ही नहीं सकता। सेकंड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एंड थर्ड क्या होगा, 15 डिवाइड बाय, जरा पढ़ना, एवरेज सैलरी ऑफ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस के वहां पे देखो मोर देन, राउंडिंग ऑफ ऑन एन हायर साइड। मतलब अब तुम देखो ये किसकी तरह चल रहा है पता है, ये पोगा की तरह। पोगा में भी याद है ना 26 इयर्स 6 मंथ्स एंड 1 डे था तो 27 लेते हैं। और सैलरी में क्या क्या लेना है, दो ही चीजें, बेसिक एंड डीए बोथ, इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स, इन टर्म्स एंड, मतलब तुम देखोगे तो लिमिट नंबर 1 जो है ना, लिमिट नंबर 1 दैट इज सिमिलर टू पोगा ओनली। पोगा और इधर फर्क एक ही चीज का है, उधर था लास्ट ड्रॉन सैलरी, इधर है एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। अब तुम्हें अगर ये लिमिट्स याद हो, क्वेश्चन एग्जाम में इतना इजी आया था, तुम ये लिमिट्स में डालो और आंसर निकालो। उसमें भी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड लिमिट तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ याद फर्स्ट ही लिमिट रखना है, 15 डिवाइड बाय 26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। बैठ रहा है दिमाग में। वॉलेंटरी रिटायरमेंट में कितनी लिमिट्स है, 4। सिलेक्ट क्या करेंगे, लोअर। चलो, एक तो है कंपेंसेशन एक्चुअली रिसीव, दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव। मैक्सिमम कितना है बोलो जरा, मैक्सिमम कितना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बची कितनी लिमिट, 2। 1 मिनट, पहले तो मेरे को सब जगह पे मैक्सिमम बता दो ना। ग्रेचुइटी में मैक्सिमम कितना था, लीव एनकैशमेंट इसके पहले किया वो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट में, रिट्रेंचमेंट में, एंटरटेनमेंट अलाउंस में 5000। अब इधर 2 लिमिट बची है। पहला तो लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट। प्लीज नोट क्या है, रिमेनिंग मंथ्स, मंथ्स ऑफ सर्विस, मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट मतलब क्या, ध्यान देना। समझो आपकी एज है 55 इयर्स, अभी कितनी है आपकी एज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में 60 इयर्स तक आप काम कर सकते थे। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एज फिक्स की जाती है, उससे ज्यादा एज के एम्प्लॉइज को वो लोग रखते नहीं है। मतलब जैसे ही आपकी एज वो एज टच कर लेगी ना, कहना से आप ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाओगे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे उसमें 60 इयर्स एज फिक्स की गई थी कि आप 60 इयर्स के होंगे तब आप रिटायर होंगे। बट आपने क्या किया, जब आपकी एज कितनी थी तब आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। वॉलेंटरी मतलब क्या, खुद से नहीं, खुद से नहीं बेवड़े, मैं निकालना चाहता है और तुम जाना खुद से बोलेंगे तो रेजिग्नेशन। कुछ समझ रहा है। तो इधर तुमने ले लिया रिटायरमेंट वॉलेंटरी, तो इधर से लेके इधर तक कितना साल बाकी है, 5। मतलब अगर तुम वॉलेंटरी रिटायरमेंट नहीं लेते तो और 5 साल काम करते, 5 साल मतलब कि नहीं से 60 महीना तुम काम करते। रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, रिमेनिंग, एंड फर्स्ट लिमिट क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसको करो 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। मतलब आपने कितने साल ये ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। और जब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस देखोगे तो इग्नोर फ्रैक्शन, मतलब 20 साल और 10 महीने रहे तो। एंड सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सुना तुमने। अभी तुम देखोगे तो सब जगह पे ना सैलरी का मीनिंग यही है, सब जगह पे मोस्टली। 2 जगह पे बेसिक एंड डीए बोथ आया, एक रिट्रेंचमेंट में और एक पोगा में। पोगा में याद है ना वो लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो उधर 2 जगह पे बेसिक एंड डीए बोथ। मैं क्या करूंगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, हर एक जगह पे सैलरी का मीनिंग क्या है ना उसका टेबल बना के दूंगा मैं आपको। हर एक जगह पे डेफिनेशन ऑफ सैलरी क्या है उसका एक टेबल बना के दूंगा, क्योंकि और 2 बार आने वाला है सैलरी का मीनिंग। उसके बाद मैं आपको टेबल बना के दे दूंगा।
ये आपके 2 रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट हुए। हमने ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंप्लीट कर दिया। अब आप ये दोनों लिख लो, फिर इस पे एक एक क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर। यहाँ पे प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट से, डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट, आज रिट्रेंच किया तो कल से। ये सम करो, सोल्व 9th क्वेश्चन। तुम्हारे बीच में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, चुप बैठो। चलो अब तक आ जाना चाहिए आंसर। 3,98,077 आया ये। सिर्फ यहाँ पे ना लिखने में एवरेज सैलरी लिख देना, लास्ट ड्रॉन सैलरी के बदले इट इज एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ। बट ठीक है, ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। सोल्यूशन में सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। बराबर आया समझ में ये? चलो ये सम सॉल्व करके देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आंसर। तो मैं ये लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, तुम्हारे बीच में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अब तुम आवाज करो क्लास के बाहर। आ गया आंसर। कितना मैक्सिमम एग्जम्पशन होगा यहाँ पे? 5 lakhs। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 2 lakhs। 7 - 5 2 lakhs इज टैक्सेबल। आया समझ में? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो अब तुम टेक्स्ट बुक ओपन करो, आप लोग Q&A बुक, होमवर्क सेक्शन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 मुझे सॉल्व करके दो अभी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 होमवर्क में से 5, 6 और 7 आया आंसर? आया? ये होमवर्क सेक्शन में से ना क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 8 ये करके आना है, कल तक हो जाने चाहिए। 2, 3, 4 एंड 8, 5, 6, 7 तो आपके अभी हो गए। फर्स्ट मैंने पहले करवाया था आपको, नहीं किया है तो फर्स्ट भी आप लोग कर लेना सॉल्व। हाँ बुक में नहीं किया है तो ऐसे समझो 1 to 8 सब होने चाहिए, जिसमें से 5, 6, 7 आपने अभी कर दिए हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस बाकी है। कल का लेक्चर प्रोविडेंट फंड करके एक कॉन्सेप्ट है, उसमें जाएगा और कल अपन परक्विजिट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? चलो ये जो भी सम पेंडिंग है वो कर लो और फिर जाओ, कल मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।